So beta, in this topic till now we have discussed about the problems. ठीक है, whatever the problems that we faced after independence. So we have many challenges. हमारे सामने बहुत सारे challenges थे. अब उन challenges को overcome करके we have to establish a developed nation. हमने उसको एक developing मतलब एक अच्छे development के रास्ते पे लेके जाना है. ठीक है, तो उसके लिए पूरी सिटीजन्स की भी एक्सपेक्टेशंस है इंडियन गवर्नमेंट से. तो अब उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल गवर्नमेंट कैसे करेगी. ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंस से पहले ही प्रोग्रेस में था, ठीक है, उसके ऊपर और जो थी, इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज रिटन to face all the challenges and to establish a political system that can meet the expectations of all Indians. ठीक है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविजंस हम कह सकते हैं ऐड की गई है ना, क्या क्या लोगों को राइट्स दिए गए, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया जाएगा ताकि हर एक को उसका राइट मिल सके, हर एक को जो भी एक्सपेक्टेशन है इंडियन गवर्नमेंट से वो सारी पूरी हो सके. ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा गया. तो अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में हमने देखा कि नियर अबाउट 3 years फ्रॉम 1946 टू 1949. ठीक है, इतना टाइम लगा और इट वाज इम्प्लीमेंटेड on 26 January 1950. ठीक है, इसको ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट थी वो इसके अकॉर्डिंगली काम करेगी. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऐड की गई. अब ये जो इतना टाइम पीरियड था ना, यहाँ से 1946 से 1949 तक का, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुई थी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है. जितने उस टाइम पर डेवलप्ड कंट्रीज थे या ऑलरेडी कंट्री इंडिपेंडेंट थे जिनका यह कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, ऑलरेडी बना हुआ था, उन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया गया. उनमें से अच्छी बातें फॉलो की गई कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, कौन सी उस कंट्री की चीजें अच्छी नहीं है, मतलब हर अच्छी चीजों को उनमें ऐड किया गया. इसीलिए इतना सारा टाइम लगा. और उसके बाद जो हमारी चैलेंजेस हमारे सामने आ गए उनको भी ध्यान में रखा गया. ठीक है, उनको ध्यान में रख के वो सारी प्रोविजंस ऐड करने की कोशिश की गई ताकि इन फ्यूचर हमें इस तरह की कोई भी, हम कह सकते हैं कि डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े. मतलब एवरी पॉसिबल स्टेप वाज टेकन, हर पॉसिबल कोशिश की गई. तो अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी प्रोविजंस ऐड की गई. सबसे पहले, और ये जो प्रोविजंस हैं इसको हम कह सकते हैं फीचर्स, है ना, फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविजन दैट हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें अडॉप्टेड की गई प्रोविजन वो कौन सी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या मीनिंग है इसका. हाँ जी, इस प्रोविजन का मीनिंग. हाँ जी अकुल. मैम, गवर्नमेंट उस कंट्री के सिटीजन्स को ये राइट्स देती है कि एट अ पर्टिकुलर एज वो वाले एडल्ट्स वोट कर सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल मींस इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो व्हाटएवर गवर्नमेंट व्हिचएवर गवर्नमेंट इज गिविंग प्रोवाइडिंग दिस. ठीक है, एंड टू एडल्ट व्हिच पर्सन इज कंसीडर्ड एज एडल्ट, जिसको भी एडल्ट समझा जा रहा है. ठीक है, सो उस टाइम पीरियड में जो भी एडल्ट पर्सन है उन सबको वो राइट मिलेगा, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो रिच है, पुअर है,
मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रोविजन ऐड की गई वो क्या थी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी उस टाइम की। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक तो सभी इंडियंस को ये राइट नहीं था, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड, उससे पहले तो इलेक्शंस भी नहीं होते थे यहाँ पे, है ना, थे ही प्रोविंसेस। लेकिन अगर उस पीरियड में हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो बाकी कंट्रीज में उस टाइम पीरियड में जैसे ये है कि राइट वोट तो था, ठीक है, जो राइट टू वोट था वो दिया हुआ था लोगों को, लेकिन ये है कि जैसे पहले सिर्फ कुछ रिच पर्सन को दे दिया अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम। फिर सिर्फ मैन को दे दिया, फिर वुमेन ने अपने वोटिंग राइट के लिए वहां पर भी मूवमेंट्स चली, फिर वुमेन को राइट दिया गया, यहाँ तक कि ब्रिटेन और यूएसए में भी, जहाँ की ब्रिटेन हमारे कंट्री के ऊपर जो रूल कर रहा था, वहां पे भी जो वुमेन थी उनको स्टार्टिंग में वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के साथ ही राइट दे दिया। तो इट मींस ये काफी एक हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड फीचर की अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे ये जो जितनी हम टर्म्स अभी कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमने सिविक्स में की हुई हैं, अभी जो हमने सिविक्स के टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो इस टर्म का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ जी, हाँ जी हरमन। Ma'am, this term means that all people are equal before law. A president and an worker of a factory is also equal before law, and law is applicable on all type of people. Means that every person is equal, ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी पर्सन बिफोर लॉ, कि जब भी लॉ किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा इट विल बी इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये लॉ सिर्फ रिच लोगों के लिए बना है या पुअर लोगों के लिए बना है या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बना है या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बना है। उस टाइम पीरियड में जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस हुई है ना, एक हमारे सामने कम्युनल इनइक्वालिटी तो थी ही जिससे कि पाकिस्तान भी बना था। ठीक है, तो वो एक चैलेंज था हमारे सामने। ऊपर से यहाँ पर अब ये जो हमने कहा ना कि यहाँ पे इस टाइम पर डिस्कशंस काफी हुई थी 1946 से लेकर 1949 तक हर एक प्रोविजन के ऊपर, ये जितनी हम प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं हर एक के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं कि इक्वालिटी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए या किसको वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए। जैसे वोटिंग राइट की एज आपकी बुक में लिखी हुई है 21, that all Indians above the age of 21 would be allowed। उस टाइम पीरियड में 21 थी, ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंप्लीमेंट हुआ था, बट लेटर ऑन इट वाज डिक्रीज टू 18। then now all the adult citizens who are above 18 they are having the right to vote। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जब ये डिस्कशन हो रही थी तो उस टाइम पीरियड पे भी कुछ इंडियन ऐसे थे जो कहते थे कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो हिंदू आइडियल्स पे बेस होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी थी तो उनका आइडियोलॉजी मुस्लिम है ना, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम रिलीजन को ही प्रमोट करता है। लेकिन और इसी तरह उसमें असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ थे पर्सन वो कहते थे कि हमें भी हिंदू आइडियल्स को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करें। क्लियर? हाँ जी जानवी, योर हैंड इज रेज्ड बेटा, कीप योर वीडियो ऑन। हाँ जी जानवी।
मैम वो आपकी ना वॉइस कट गई थी, आप राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बाद में फिर बता दो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि जो हमारे कंट्री में जो भी लॉ बनाए जाएंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे गए हैं, वट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉज लिखे गए हैं वो सभी लॉज सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन टू मैन एंड वुमेन, ऑल द राइट्स विल बी गिवन इक्वली, ठीक है। इक्वली इंप्लीमेंटेशन होगी हर चीज की। तो ये चीजों को, लेकिन उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिस्कशन, डिबेट ये भी हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदू नेशन बना दिया जाए, हिंदू आइडियल्स को प्रमोट किया जाए, लेकिन मेनी ऑफ द नेशनलिस्ट जो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दे बिलीव कि हमने एक हिंदू पाकिस्तान नया एक और कंट्री नहीं बना देना, तो इसलिए हमारी कंट्री में जो भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं सभी को इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है। जितनी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब्स हो गई, अपॉर्चुनिटी जो भी उनको मिलेगी वो सब इक्वली ही मिलेगी। लेकिन उस टाइम पीरियड में एक और जो चैलेंज था हमारे सामने, वो चैलेंज था लो कास्ट सिस्टम, जो उस टाइम पीरियड में लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये भी एक चैलेंज था, ठीक है। और कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जो बहुत माइनॉरिटी में थी, तो उस टाइम पीरियड में ये एक और फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, टू प्रोवाइड सम प्रिविलेज, ठीक है, कि मतलब कुछ हम कह सकते हैं कि उनको प्रिविलेजेस दिए जाएं। अब वो प्रिविलेजेस किसको दिए गए? सबसे पहले तो वो प्रिविलेजेस, अब हम कह सकते हैं जो लोअर कास्ट, अब महात्मा गांधी ने जब हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी ना, उस टाइम पर भी उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को हरिजन वर्ड जैसे उनको नाम दिया था, उनके साथ बैठ के खाना खाया था। आपने एक एजुकेशन के टॉपिक में याद है इंसिडेंट पढ़ा था नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ, कि वहां पर देयर वाज द वन कांग्रेस पार्टी लीडर्स, दे वर ईटिंग एंड वन पर्सन, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि ही वाज नोटिस्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज बीइंग डन विद द लोअर कास्ट, है ना। तो उस डिफरेंसेस के उस टाइम पर वो लोअर कास्ट के अगेंस्ट भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की, हम वो तो कई तो ऐसे कहते थे कि हम ब्रिटिशर्स की गुलामी में ठीक है, कम से कम यहाँ पे लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता, ये भी हमने डिस्कस किया था वहां पे, है ना। तो अब यहाँ पे उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉर्ट आउट करना है, इसके लिए उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए। किस किस को दिए गए? पहले तो जिनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, लोग उनको, उनके लिए वर्ड यूज करते थे अनटचेबल, उस टाइम पीरियड में अछूत वर्ड यूज करते थे, तो उनके लिए ये लॉ पास किया गया, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, उसको बैन किया गया। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको प्रिविलेजेस दी गई। प्रिविलेजेस क्या? कि कुछ परसेंटेज जो सीट्स थी वो रिजर्व की गई, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स है या लेजिस्लेचर है, ठीक है, वहां पर कुछ सीट्स रिजर्व करके उनको दी जाती थी। लोअर कास्ट को प्रिविलेजेस दिए गए, और साथ ही साथ कुछ ट्राइबल लोगों को, लोअर कास्ट के साथ कुछ शेड्यूल कास्ट थी, कुछ ट्राइबल लोग थी, ठीक है, और धीरे धीरे ये तो अभी ऐड ही होते जा रहे थे, ठीक है। ट्राइबल्स, इनको भी कुछ रिजर्वेशन के लिए प्रिविलेजेस दिए गए, क्लियर। और एक आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है H.J. खांडेकर की, क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट्स हुए कि लोअर कास्ट के लोगों को आप इक्वालिटी दे रहे हो, वो तो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो लीडर बन जाएं या गवर्नमेंट चलाएं या इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के पोस्ट संभालें, वो इतने कैपेबल ही नहीं है। फिर खांडेकर का एक इसमें दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट कि उनको मौका ही नहीं मिला, अगर उनको मौका मिला होता तो वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे अभी इस टाइम पर होते, तो इसलिए उनको मौका मिलेगा। उनको मौका कैसे दिया गया? रिजर्व करके सीट्स, ठीक है, और उनको एजुकेशन में और भी अलग अलग हेल्थ में प्रिविलेजेस देके। हाँ जी हरमन। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ये पूछना था कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उसके कुछ 1-2 मंथ्स के बाद पाकिस्तान ने इंडिया में इन्वेड किया था,
और काफी लैंड हमारा चला गया था। तो उसमें ये भी पता लगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वापस अटैक करने को नहीं बोला, उन्होंने रोक दिया फोर्सेस को। मैम ऐसा क्यों किया उन्होंने? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द टॉपिक है ना, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप फर्दर स्टडी कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो, नो डाउट कि आप एक्स्ट्रा स्टडी करके उस हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है, जहां से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया ना वहां से आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास में नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, हमने उस पर फोकस रखना है। ठीक है, ओके मैम। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो अब ये हमने प्रिविलेजेस देख ली, कौन कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंक्लूड किया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये फीचर इंक्लूड किया गया, प्रिविलेजेस दिए गए, किस किस को दिए गए, लोअर कास्ट के लोगों को दिए गए, ट्राइबल्स लोगों को दिए गए। ठीक है, और ताकि उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन ये फैसिलिटी मिले, उनको सीट्स मिले, और भी बहुत सारी कोशिश उनके लिए की गई। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बनाएगी। ठीक है, अब एक इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की पावर्स क्या क्या होंगी, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तो हमें पता है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ना, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। तो उस टाइम पे लोकल लेवल नहीं था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम पे सेंटर और स्टेट्स 2 लेवल है अभी। ठीक है, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए, इस पे भी बहुत डिबेट हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, नो डाउट कि उस टाइम पीरियड में जो सिचुएशन थी, कुछ लीडर्स ने ये कहा कि सेंटर को क्या होना चाहिए, सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो डिसीजन लेने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सके। कल को एक प्रोविंस कुछ बोल रहा है, सेकंड प्रोविंस वो उसका आइडिया कुछ और है, तो आपस में एक यूनिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए एक सेंटर स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, ताकि वो पूरे इंडिया के लिए एज ए होल डिसीजन ले सके। ठीक है, दैट एनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैन बी टेकन एंड क्विक डिसीजन कैन बी टेकन। दोनों चीजें तभी पॉसिबल होंगी अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी मेंबर्स थे जो कहते थे नहीं, जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उन प्रोविंसेस को भी अपने प्रोविंस की जितनी पावर्स है वो कम से कम प्रोविंसेस डिसाइड करें, उनके बारे में डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ले। अगर प्रोविंसेस का कोई भी मैटर है, उनके लोगों के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वो तो प्रोविंसेस गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ले। अब ये भी आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, अब किसी का भी आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है, सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट भी गलत नहीं है। प्रोविंसेस के पास भी पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोविंस के लिए, जो उनके लोगों के लिए, अब जरूरी तो नहीं ना कि जो एक प्रोविंस के लोगों को चाहिए वही सेकंड दूसरे प्रोविंस के लोगों को भी चाहिए, तो हो सकता है दोनों के डिमांड्स अलग हो, दोनों की जरूरत अलग हो, तो प्रोविंसेस के लिए जो डिसीजन लेना है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले। ठीक है, तो ये भी आइडिया अब क्या हुआ, ये दोनों में डिस्कशन हुई, तो इससे रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकाला गया, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करके, दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बीच में बैलेंस क्रिएट किया गया। कैसे क्रिएट किया गया, द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर डिबेट था। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसमें कि देयर वर 3 लिस्ट इंक्लूडेड। ठीक है, 3 लिस्ट इंक्लूड की गई, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कुछ लिस्ट थे वो इंक्लूड कर लिए गए, जिसमें कि एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरी थी वो कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब ये 3 लिस्ट जो थी वो इंक्लूड कर ली गई। अब इसमें क्या था, जो यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, जो भी यूनियन लिस्ट में लिखा गया है सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट का मेंशन, जैसे कुछ फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए, या फिर डिफेंस के रिलेटेड हमने कोई डिसीजन लेना है,
सो अब 3 लिस्ट बना दी गई। यूनियन लिस्ट में क्या ऐड किया गया कि जो भी सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, जब हमने जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो कैसी बनानी है, या फिर उसमें जो डिफेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, या टैक्सेस हमने ऑल ओवर इंडिया वो कौन से हमने टैक्सेस लगाने हैं, वो सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए। स्टेट लिस्ट में जैसे एजुकेशन से रिलेटेड अपने अपने एरिया वाइज एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इन ब्रीफली आपके थोड़े थोड़े दिए हुए हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में अगर दोनों, कंकरेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दोनों गवर्नमेंट लॉज बनाएंगी, ठीक है। तो दोनों अपने अपने उस पे भी डिफरेंट बहुत डिटेल में फीचर्स है ना कि कौन कितने अपने लॉज प्रोविंशियल पहले बनाएगी या सेंट्रल पहले बनाएगी, ठीक है, मतलब दोनों मिलजुल के बनाएंगी। तो इसमें जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ गए अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इन ब्रीफ आप ये भी देखोगे कि कौन कौन से लिस्ट जो है सब्जेक्ट वो किस लिस्ट में ऐड किए गए। तो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Strong center was also created, but powers were also given to provincial government. अब डिफेंस वगैरह यूनियन लिस्ट को दे दिया गया, सेंटर को दे दिया गया, तो सेंटर स्ट्रांग बन गया कि अगर डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना है या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, तो सेंटर अपने आप थोड़ा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके पास भी राइट्स आ गए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी ऑटोनॉमी आ गई, वो भी अपने प्रोविंसेस से रिलेटेड लॉज बना सकती है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट इसमें फीचर था वो नेक्स्ट की लैंग्वेज। अब हमारा कंट्री उस टाइम पर इतना डाइवर्सिटी भी हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, प्रॉब्लम इन चैलेंजेस देवर डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी किस किस चीज की थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज फॉलो की जा रही है, ठीक है। अब नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंग्लिश ही यूज हो रही है। तो अब इस लैंग्वेज पे भी डिस्कशन हुई कि लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट की जाएगी, ठीक है। अब इंडियन, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, दैट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दैट वाज कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। बट आफ्टर नाउ ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में काम करें, अब क्यों हम इंग्लिश में काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इसमें फिर डिबेट, और ये डिबेट काफी लंबा चला इसमें भी, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव बनाएंगे, कौन सी लैंग्वेज को हम, क्योंकि जो लोग जिस लैंग्वेज को बोलते हैं वही लैंग्वेज होनी चाहिए ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन की भी। लेकिन अब एक प्रोविंस के लोग कुछ दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, दूसरे प्रोविंस के लोग दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। मेन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, अब हमने किसी एक प्रोविंस की तो बात नहीं करनी, हम बात कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की। तो ऑल ओवर इंडिया कौन सी ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि सभी उसको आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी, तो कईयों ने कहा कि हिंदी इट विल बी आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे एरियाज हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी सबकी लैंग्वेज नहीं थी। दैट वाज आल्सो लिमिटेड टू सम एरियाज, वो भी कुछ एक नॉर्दर्न एरियाज मोस्टली, जहाँ पे कि हिंदी जो थी वो लोकल लैंग्वेज में या लोग हिंदी समझते थे, लेकिन जो साउथ वाले एरियाज थे वो तो हिंदी बोलते ही नहीं थे, ना ही उनको हिंदी आती थी। एंड हाउ विल दे कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम सामने आई कि विच लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उस टाइम पीरियड में तो सिर्फ 2 लैंग्वेज को उन्होंने कहा कि ठीक है, इंग्लिश विल बी आवर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज एंड हिंदी दैट विल बी ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज, हम इसको मान लेते हैं कि इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर इंडिया किसी और कंट्री के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो इट विल बी
हिंदी इट विल बी द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों ही होती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया और इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी आपस में वर्क होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसमें होंगे, इंग्लिश में। अभी जैसे हम कहेंगे कि नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया की क्या है, हिंदी है, तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, ठीक है, तो इट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली। और इसी के साथ बाद में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी अडॉप्ट किया गया कि इंग्लिश हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कभी भी ऑफिशियल वर्क होंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगी, ठीक है, लेकिन साथ में 3rd लैंग्वेज वो उस लोकल जो भी स्टेट है उसकी लैंग्वेज, ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बाद में अडॉप्ट किया गया कि तीनों लैंग्वेज आप यूज कर सकते। कई स्टेट ने तो हिंदी को अभी तक अपने स्टेट में आने नहीं दिया, तो दे आर ओनली अडॉप्टिंग 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो बहुत यहाँ पे भी डिबेट हुआ, ठीक है, तो इसलिए लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला गया, दैट इंग्लिश इट विल बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स, between one state and another, and that Hindi it will be official language, ठीक है, any doubt till now? So these are also the features of our Indian Constitution, the provisions that are given in our Indian Constitution, or the framework of political system that is to be adopted after our independence, ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन हो सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।